नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट जून 2025 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 11 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 11 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी। अगर बात की जाए व्हेन वाज फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो बात करें भारत में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की तो ये 1916 के आसपास खोली गई थी। अच्छा, भारत में जो पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है वो कहाँ खोली गई, प्रश्न पूछने वाला प्रश्न ये भी पूछ सकता है। तो ये कोलकाता में, कोलकाता विश्वविद्यालय जो था वहाँ पर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1916 के आसपास खोली जाती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने खोली। तो भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा खोली गई। तो ये नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली जाती है। क्वेश्चन कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि भारत के मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो भारत में मनोविज्ञान के जनक भी नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी। अगर आप भी एस्पिरेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। हमारे पास हर एक स्ट्रीम के हैंड रिटन नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। हमारे पास वो हैंड रिटन नोट्स है जहाँ से हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षाओं को क्वालिफाई कर चुके हैं, चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे आपका मेडिकल का टेट है, चाहे किसी भी स्ट्रीम के आप जुड़े हो, चाहे टीजीटी आर्ट्स हो, जेबीटी से हो, तो आप हमसे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला कल के लिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विश्व में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ खोली गई। अभी भारत की हो रही थी बात, अब विश्व की बात करते हैं। तो विश्व में पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग में खोली जाती है। अच्छा, किसने खोली ये तो बात करेंगे ही करेंगे। तो जर्मनी के लिपजिंग में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला पूरे विश्व में खोली जाती है। और किसने खोली थी, तो ये खोली थी विलियम वुंट। याद रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम वुंट। तो विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग में खोली थी। और कब खोली थी, 1879। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो ये विलियम वुंट है ये किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। हाँ, कि जर्मनी देश के मनोवैज्ञानिक थे और इनको कहीं ना कहीं इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो याद रखना, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जो जनक है वो आपके विलियम वुंट साहब को कहा जाता है, जो कि जर्मनी के मनोवैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट की मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो अगर बात करें मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की तो ये एरिक एरिक्सन साहब के द्वारा दिया गया था। देखिए, एरिक एरिक्सन साहब के द्वारा जब मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया जाता है तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी जो बुक है वो भी एरिक एरिक्सन की है, जिसमें इन्होंने अपना जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है 1950 के आसपास ये बुक इन्होंने पब्लिश की थी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी एरिक एरिक्सन की बुक है, 1950 के आसपास पब्लिश हुई। इसमें इन्होंने जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है उसको 8 स्टेजेस में, 8 अवस्थाओं में बांटा। ये आपको याद रखना, और इन 8 की 8 अवस्थाओं को बहुत डिटेल से हम देखने वाले हैं। अब ये 8 अवस्थाएं कौन कौन सी थी। तो पहली अवस्था बहुत बार पूछी जाती है, ये एरिक एरिक्सन किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, ये जरूर याद रखना, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे एरिक एरिक्सन, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इनकी जो पहली स्टेज थी वो थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, बोले तो विश्वास बनाम अविश्वास। तो ये 0 से 2 वर्ष तक थी। अच्छा, 2 से जो 3 वर्ष थी वो थी इनकी स्वायत्त बनाम शर्म, ऑटोनॉमी बनाम शेम। और तीसरी तो इनकी थी वो थी पहल बनाम दोष, गिल्ट वर्सेस इनिशिएटिव। ये थी इनकी 3 से 6 साल। तो 3 से 6 साल इनकी थी पहल बनाम दोष। और चौथी जो इनकी अवस्था थी वो थी परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता को बोलेंगे इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, जो कि 6 से 12 साल के लिए। तो ये सीधा पूछा जा सकता है कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की चौथी अवस्था क्या थी। तो याद रखना, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। अंग्रेजी में आपको ज़्यादा याद रखना है। पांचवी अवस्था किशोरों में जो होती थी वो थी जो कि 12 से 18 वर्ष थी, वो थी आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। तो आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए थी, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद जो थी वो कौन सी थी, तो वो जो थी वो थी इसके बाद इनकी वो थी छठी अवस्था, इंटेमेसी वर्सेस
इजोलेशन, बोले आत्मीयता बनाम अलगाव, ये इनकी छठी थी। अगर सातवीं की बात करें मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की, जो सातवीं अवस्था थी वो थी जननात्मकता बनाम स्थिरता, जेनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन, तो ये भी आपको याद रखना स्टैग्नेशन। और अगर आठवीं अवस्था की बात करें तो इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, संपूर्णता बनाम निराशा। तो 8 की 8 अवस्था आपको याद रखनी है, पहले से लेकर 8 तक सारी की सारी बताई। सबसे ज़्यादा पहली पूछी जाती है और पाँचवीं पूछी जाती है। पहली अवस्था जो इनकी है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और पाँचवीं जो अवस्था है वो कौन सी है, वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो कि 12 से 18 साल के लिए होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, अल्बर्ट बंडूरा की एक थ्योरी आपको याद आ रही होगी, सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी, तो ये अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दी। इसको अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था भी लास्ट ईयर के, अल्बर्ट बंडूरा किस देश के मनोवैज्ञानिक है। तो अल्बर्ट बंडूरा की बात करें तो ये कनाडा देश के मनोवैज्ञानिक है, इस बात को आपने याद रखना है। इनका जो प्रयोग था वो किस पर था, इनका प्रयोग जो था वो एक बोबो डॉल पर था, एक गुड़िया पर था, उस पर इन्होंने जो है वो प्रयोग किया था, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये कनाडा के थे और इनकी बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इनका ये मानना था कि जो प्राणी होता है वो अवलोकन के द्वारा सीखता है, इस बात को आपने याद रखना। और इनकी एक बुक है सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। तो सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन बुक जो है वो अल्बर्ट बंडूरा की है, इस बात को आपने याद रखना है। इनके द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया, अवलोकन का सिद्धांत दिया गया, ये सारे के सारे सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत दिया गया, किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड की, भाई सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा एक नाम मैं यहाँ से ज़्यादा नहीं बात करूँगा, इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो क्या दिया गया था, तो इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था यहाँ पर साइको एनालिसिस, थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। तो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया गया था सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था। देखिए, जो बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन है वो जॉन डीवी ने किया। बहुत सारी वीडियोज़ आपने यूट्यूब पे देखी होगी और वहाँ पर ये बताया भी जाता है कि जो जॉन डीवी साहब है ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। रूसो भी इनके साथ बात करते थे, लेकिन ऑप्शन में रूसो तो है ही नहीं, एक ही और नाम होगा तो जॉन डीवी। तो याद रखना, जॉन डीवी जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जो जिसमें बच्चे जो है वो सीखने की प्रक्रिया जो है वो जो सीखने की जो प्रक्रिया जो बच्चे की रहती है इसमें केंद्र में रहती है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो बच्चे की जो शिक्षा में जो रुचियां हैं, क्षमताएं हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखकर ज्ञान प्रदान करने पर जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा क्या देती है, ध्यान देती है। अच्छा, अगर बात करूँ मैं ये बाल केंद्रित शिक्षा की, ये जिज्ञासु होती है, रचनात्मक होती है और सीखने की जो है वो क्षमता जो इसमें होती है बच्चे में, ये कहती है कि जो बच्चा होता है उसको जिज्ञासु बचपन से होता है, जन्म से होता है। ये जो है वो रचनात्मक भी जन्मजात होता है और आपका क्रिएटिव जिसको आप कहेंगे, और लर्निंग भी में जो है वो भी जो है जन्मजात ही जैसे ही पैदा होता है वह उस टाइम से बच्चे में जो है वो सीखने की क्षमता वो उसमें होती है पहले से। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा में कहा गया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का जो श्रेय है वो गीजूबाई बधेका। तो गीजूबाई वेदका जी को जो है वो गीजूबाई वेदका को भारत में जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है इसका जैसे जॉन डीवी को पूरे दुनिया में जाता है वैसे भारत में अगर थोड़ा बहुत श्रेय जाता है तो ये गीजूबाई वेदका जी को जाता है। इस नाम को आपने याद रखना। और उसी प्रकार इसके तहत ही चाइल्ड जो सेंटर्ड जो एजुकेशन है इसके तहत ही भारत में प्रगतिशील जो एजुकेशन सेंटर है, विद्यालय जो है वो खोले गए थे 1896 में, जिस पे ये जोर दिया कि करके सीखना, चीज़ों को करके सीखना। तो प्रगतिशील विद्यालय में किस प्रकार जोर दिया गया, तो जोर दिया गया करके सीखना। और प्रगतिशील विद्यालय कब खोले गए, 1896 में। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी, सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक नाम मेरे को यहाँ पे दिख रहा है चार्ल्स डार्विन। अगर बात करें चार्ल्स डार्विन की तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत, तो फादर ऑफ एवोल्यूशन, विकास का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने दिया। B.F. स्किनर आपको जरूर दिख रहा होगा यहाँ पर, इनकी थ्योरी के बारे में आज क्वेश्चन आने वाला है तो वहाँ पे हम बहुत डिटेल से वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। तो प्याजे की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसका संबंध जो है वो
अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। तो ये बात आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। ये बात परीक्षाओं में आपको नंबर दिलाने वाली है। अगर प्याजे की बात करें तो तार्किक चिंतन और अमूर्त चिंतन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है, लॉजिकल जो थिंकिंग होती है, जिसमें बच्चा अपने माइंड से सोचता है, चीज़ उसके सामने नहीं है। मान लो कि 10 + 10 20 होती है, लेकिन बच्चे के सामने चीज़ यहाँ पर नहीं रखी गई है। उसको अपने आप पता है कि भैया 10 + 10 जो है वो 20 होते हैं। अब वो अपने माइंड से कुछ भी चीज़ सोच रहा है, जैसे बोल रहे हैं हम कि भैया वहाँ पे जाना है, ये चीज़ कैसे करनी, तो अपने दिमाग से जब बच्चा सोचता है तो वो जो कंडीशन, जो जब बच्चे के सामने कोई चीज़ नहीं है, उसको अमूर्त चिंतन या तार्किक चिंतन बोलते हैं। तो ये जो है वो औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, प्याजे की जो चौथी अवस्था है उसमें आता है। देखिए एक एक अवस्था को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि प्याजे कौन है। तो प्याजे जो है, इनके द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी गई थी। ये स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक है। प्याजे के द्वारा बच्चों को क्या क्या कहा गया था। तो अगर प्याजे की बात करें तो इसने बच्चे को सक्रिय ज्ञान का निर्माता, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो बच्चा होता है उसको सक्रिय ज्ञान का निर्माता किसने कहा है। तो बच्चों को सक्रिय ज्ञान का निर्माता का जो कहा है वो भी प्याजे के द्वारा ही कहा गया है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बच्चों को उसने और क्या कहा। तो बच्चों को उसने नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट कहा है। ये भी आपको याद रखना है। और ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्याजे की 4 अवस्थाएं थी। पहली जो इसकी अवस्था थी वो थी सेंसरी मोटर स्टेज। अगर बात करें सेंसरी मोटर स्टेज की तो ये 0 से 2 वर्ष जो है वो बच्चे में रहती है। और सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें तो इसी अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो याद रखना है, बच्चा आँख, कान, नाक, जीभ यहाँ से कब सीखेगा। तो जब इसकी पहली स्टेज होगी तो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बच्चा प्याजे की किस अवस्था में सीखता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में सीखता है। और देखिए वस्तु स्थायित्व का गुण, तो याद रखना वस्तु स्थायित्व का जो गुण है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण है, वो भी बच्चे में किस स्टेज में आता है, तो वो भी आपके संवेदीय पेशी अवस्था में सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है। मतलब कि बच्चा अपने दिमाग में जो है वो छाप बना देता है कि भैया ये चीज़ ऐसे होगी। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो भी इसी स्टेज में आता है। अगली अवस्था इसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये चलती है आपकी 2 से 7 वर्ष। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहले सीधा कभी ये भी पूछा जाता है कब से कब तक, 2 से 7 वर्ष चलती है। देखिए इस अवस्था में जो बच्चा है वो क्या है, तो प्याजे की किस अवस्था में बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख तो पाता है, समझ भी पाता है, लेकिन उनमें कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, मतलब कि वो उनमें निपुण नहीं हो पाएगा। तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जिसमें बच्चा चीज़ों को सीख तो रहा है सिंबल्स के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और मतलब कि इसी अवस्था में बच्चा जो है वो अजीब बात की भावना इस अवस्था में बच्चे में नहीं आती। जीव बात बोले तो एनिमिज्म, मतलब कि बच्चा सजीव और निर्जीव चीज़ों में, वस्तुओं पे अंतर नहीं कर पाता। मान लो कि कोई चीज़ रखी है और बच्चा रो रहा है, उसको वो चीज़ चाहिए। और मान लो कि बच्चा दरवाजे से टकरा गया और मम्मी बोल रही कि मैं दरवाजे को अभी मारती हूँ, और जब वो दरवाजे को मारेगी तो फिर बोलेगी, बच्चे को ये पता नहीं चलेगा कि दरवाजे को भी दर्द नहीं होती है, और बच्चा सोचेगा कि दरवाजे को मम्मी ने पीट दिया। तो जीव बात की जो भावना है वो इस अवस्था में बच्चे में नहीं आएगी। ये भी आपको याद रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तीसरी अवस्था है इसकी मूर्त संक्रियात्मक, मतलब कि इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देख लेता है और उन पर चिंतन करना भी शुरू कर देता है, मतलब कि सोचना शुरू करता है। तो मान लो कि बच्चे के सामने रख दिया हमने, क्या कोई सवाल करने के लिए रख दिया कि इसको क्या बोलेंगे, तभी उसको समझ आएगा जब उसके सामने चीज़ें मूर्त अवस्था में होगी, कंक्रीट स्टेज में होगी। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी अवस्था में बच्चा जीववाद की भावना को, मतलब कि जीववाद की भावना को और संरक्षण की भावना को, और ये आपको याद रखना है। एनिमिज्म हो गया, कंजर्वेशन हो गया, वो किस अवस्था में आता है, तो वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। और करेंसी का और बेट का कहाँ पे पता चलता है, तो इसी अवस्था में चल जाता है। अब बच्चे को थोड़ा पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कैसी हो रही है। और अगर सबसे ऊपर वाली स्टेज कहूँ तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मतलब कि वो अवस्था जिसमें बच्चा जो है वो क्या करता है, जिसमें बच्चा अब जो है वो अपसेट थिंकिंग, जिसको बोलते हैं अमूर्त चिंतन, जो है वो शुरू कर देता है। और इसी अवस्था को प्याजे की संज्ञान सर्वोच्च अवस्था कहा गया है, जो कि 11 से 15 वर्ष के बीच होती है। देखो आज मैं थियोरेटिकल आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा इसको पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होने वाली है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 16 वर्ष का एक बच्चा अब बुद्धि लब्धि परीक्षण में उसका 75 है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी। देखो आपको पहले तो फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में 100। अच्छा, पहले ये फॉर्मूला जो दिया गया था, पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर जो मेंटल एज है वो तो नहीं दी है,
यहाँ पर बोला है कि आप मानसिक आयु को निकालिए, तो क्रोनोलॉजिकल एज दी गई है कितनी, 16, गुना में फॉर्मूला में आएगा 100। अब हमको क्या करना है, मेंटल एज को निकालना है। तो मेंटल एज को निकालने के लिए हम मेंटल एज को इधर निकाल देंगे और 75 बटे में यहाँ पे जो है वो नीचे 100 आ जाएगा और गुना में चले जाएगा आपका 16। तो हम यहाँ से देखेंगे 25 को जब आप 3 से करते हो तो 25 ये 75 होता है और 25 चौके 100 होता है, और 4 को जब आप 16 से करते हो तो 4 आता है, तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। तो 12 वर्ष यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपने पकड़ना है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो ये मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज गुना में 100 ये फार्मूला किसने दिया गया, तो ये फार्मूला जो है वो टर्मन साहब के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था, तो ये फार्मूला जो है वो टर्मन साहब के द्वारा दिया गया है। ये मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर स्टर्न साहब की बात करें तो इसने आईक्यू शब्द गढ़ा था और इसने फार्मूला दिया था मेंटल आईक्यू बराबर मेंटल एज गुना में बटे में क्रोनोलॉजिकल एज। ये फार्मूला उसने खाली दिया था, लेकिन पूरा फार्मूला जो दिया था वो टर्मन साहब के द्वारा दिया गया था। देखिए जो ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन शब्द है, ये जो बुद्धि लब्धि जो है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो बुद्धि शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो फ्रांसिस गाल्टन। किसने किया था, फ्रांसिस गाल्टन साहब ने किया था। इस बात को आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने निकाला, तो इसी प्रकार इसका आंसर निकाला जाएगा। फॉर्मूला आपको याद रखना, मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुना में 100, पूरा फॉर्मूला टर्मन ने दिया है। और अगर स्टर्न की बात करें, विलियम स्टर्न की, तो इसने ये MA/CA और IQ का फॉर्मूला और IQ शब्द का, बुद्धि लब्धि शब्द का संप्रत्यय सबसे पहले भी दिया है, वो भी विलियम स्टर्न साहब ने दिया है। और बुद्धि शब्द को सबसे पहले जो उठाया है वो फ्रांसिस गाल्टन साहब ने उठाया है। ये भी आपको याद रखना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, बुद्धि के 2 परीक्षण है, एक है आर्मी अल्फा और एक है आर्मी बीटा। अगर आर्मी अल्फ़ा की बात करें तो ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इसमें ये जो है वो पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे उस समय 1914 की बात है, ये 1914 से 1917 के बीच जब दुनिया के अंदर पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय आर्मी अल्फ़ा परीक्षण दिया गया। और आर्मी अल्फ़ा परीक्षण में जो ये एक प्रकार का शाब्दिक परीक्षण था, पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए था, ये अमेरिका में किया गया। उसी प्रकार आर्मी बीटा ये पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों लोगों के लिए था, और ये एक प्रकार का अशाब्दिक परीक्षण था। इसमें शब्दों का कोई भी महत्व नहीं होता था, इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी का गुण होता है। देखिए जो ट्रेस ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका जो गुण होता है वो क्या होता है। देखिए वो सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं। जी हाँ, देखो यार, प्रतिभाशाली विद्यार्थी सामान्य बुद्धि का तो अधिक प्रयोग करेंगे, साथ में विषय वस्तु को समझने में विश्वास रखते हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। हैव टेंडेंसी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जी हाँ बिल्कुल, मौलिक चिंतन की प्रवृत्ति उनमें होती है, बिल्कुल होती है। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, वो जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं, वो यूज मोर कॉमन सेंस, इसका प्रयोग तो करेंगे। बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर, ये तो करेंगे ही करेंगे। विषय वस्तु में विश्वास करेंगे, तो मेरे को लग रहा है उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है कि कंसेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ हिज लाइफ इज एसोसिएटेड विद, जीवन शैली के सिद्धांत का संबंध डैश से है। तो जीवन शैली का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो जीवन शैली का जो सिद्धांत है वो 1929 में दिया गया है। अच्छा, किसने दिया है, तो ये दिया गया है एडलर साहब के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम जो है वो क्या है, तो इनका पूरा नाम जो है वो है आपका अल्फ्रेड एडलर। तो अल्फ्रेड एडलर ने 1929 में पहली बार लाइफ स्टाइल की थ्योरी दी, इस बात को आपने याद रखना। और जीवन शैली का जो सिद्धांत का जो विकास है वो जो है वो किसने दिया, इसके लिए जो देखो ये सिद्धांत जो पहली बार जो ये शब्द दिया था, शब्द तो पहली बार जो दिया वो दिया था किसने, एडलर साहब ने। लेकिन भाई अगर इस सिद्धांत के विकास में अगर किसी ने काम किया तो मैक्स वेबर और पियरे बॉर्डियू। तो ये भी आपको याद रखना, मैक्स वेबर और पियरे बॉर्डियू एक समाजशास्त्री है, फ्रांसीसी समाजशास्त्री। इनका संबंध किससे है, तो इनका भी जीवन शैली से ही संबंध है। तो ये भी आपको याद रखना है। एडलर के बारे में आप जरूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अल्फ्रेड एडलर की बात करते हैं तो ये किस देश के मनोवैज्ञानिक है, तो ये ऑस्ट्रियाई मनोवैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि समान अव्यय शब्द
का संबंध से है। द टर्म ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। तो देखिए जो यहाँ पे आइडेंटिकल जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो है वो उसका संबंध किससे होता है? देखो ग्रुप इंटरेस्ट, इससे मेरे को लगता है कि नहीं होगा इससे। अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम अंतरण, जी हाँ ये हो सकता है। तो जो समान अव्यय होता है इसका जो संबंध होता है वो अधिगम अंतरण से होता है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुकूलन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो अगर बात करें क्रिया प्रसूत अनुकूलन जो सिद्धांत है वो किसने दिया गया, तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो तो बी.एफ. स्किनर साहब के द्वारा दी गई थी। अच्छा, बी.एफ. स्किनर साहब ने जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी, ये आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जानते हो और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि बी.एफ. स्किनर साहब ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। और बी.एफ. स्किनर ने जो है वो किस पर प्रयोग किया? तो बी.एफ. स्किनर की अगर मैं बात करूं तो बी.एफ. स्किनर साहब ने जो है वो चूहे और कबूतर पे किस पे प्रयोग किया था इन्होंने? तो इन्होंने जो है वो चूहे और जो है वो किस पे, चूहे और कबूतर, दोनों बातें आपको याद रखनी। तो चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया था बी.एफ. स्किनर ने। बी.एफ. स्किनर की बात करूं तो ये अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ये भी पूछा गया कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर होते थे आपके जो है वो कौन, आपके बी.एफ. स्किनर। अच्छा, अगर बात करें क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जो सिद्धांत है इसको अन्य बहुत नाम से जाना जाता है। आंसर बाद में जानेंगे इसका, लेकिन देखो यार अगर मैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की बात करता हूँ तो अनुकूलन अधिगम का सिद्धांत ये भी इससे ही जुड़ा हुआ है आपका। अगर बात करें जो अनुकरण अधिगम का जो सिद्धांत है वो इसका हिस्सा नहीं है, बाकी इसका सब हिस्सा है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो अनुकरण अधिगम का जो सिद्धांत है वो क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुकूलन प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं है। देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के जो भाग है वो विलोपन अधिगम भी इसका हिस्सा है, पुरस्कार अधिगम है, दंड है, तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट तो यहाँ पर है ही है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ बी.एफ. स्किनर की, तो बी.एफ. स्किनर का इस सिद्धांत को बहुत अन्य नाम से भी जाना जाता है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ये सब नाम दिए गए इसने क्रिया प्रसूत ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी को। अच्छा, अगर बात करें बी.एफ. स्किनर की तो इसने कहा है कि सबसे पहले उसने जो वहाँ पे लीवर रखा था चूहे के लिए उस पिंजरे के अंदर, जब वो उस लीवर को दबाता था तब जाके उसको खाना, तब वो अपने खाने तक पहुँचता था। तो उसका इसने जो है अनुक्रिया पर, रिस्पॉन्स पर अधिक जोर दिया है, तभी तो इसकी थ्योरी को रिस्पॉन्स देने से उसको स्टिमुलस मिलता है, उसको उद्दीपक मिलता है, तब जाके उसको जो है वो क्या मिलता है। इसीलिए उसने जो है उस थ्योरी को क्या कहा है, आर.एस. थ्योरी कहा है। मतलब कि उसको उद्दीपन तब मिल रहा है जब जाके वो क्या है, पहले रिस्पॉन्स कर रहा है, और तो पहले वो रिस्पॉन्स देगा, फिर बाद में उसको उद्दीपन मिलता है, और जैसे जैसे उसको पुनर्वलन मिलता है वैसे वैसे वो अनुक्रिया करने लगता है। पुनर्वलन का मतलब क्या होता है, ये शब्द बहुत बार टेट में आता है, रिनफोर्समेंट आपने कहा होगा, तो मैंने सोचा आज मैं इनको रिनफोर्समेंट के बारे में भी ज़रूर बताऊँगा। जिस उद्दीपक को मतलब कि क्या होता है कि जब हम बार बार जो है वो प्रयास करेंगे, उद्दीपक को देने से अनुक्रियाएं बार बार करेंगे और उसकी संभावना बढ़ जाएगी, तो उसको ही जो है वो पुनर्वलन कहेंगे। मान लो कि हमने कोई पेपर पास किया, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आपको समझ नहीं आएगा वैसे, तो अगर मान लो हमने कोई पेपर पास किया और पास करने के बाद हमारे पेरेंट्स बोलते कि शाबाश बेटा तूने बहुत अच्छा पढ़ा, अब मैं तेरे को मोबाइल दिलाऊंगी, आईफोन दिलाएंगे, तो अगले बार आप और अच्छा पढ़ेंगे कि अगले बार तो भैया गाड़ी भी मिल सकती है अगर हमने अच्छा पढ़ा। तो ये पुनर्वलन है। उसी प्रकार मेरा बोलने का मतलब ये कि पहले जैसे चूहे ने अनुक्रिया की, रिस्पॉन्स दिया, फिर उसको उद्दीपन मिला, और उद्दीपन मिला फिर उसको बाद में खाना मिल रहा था, तो उससे उसको क्या मिला, रिइंफोर्समेंट मिली, पुनर्वलन मिला। इस बात को आपने समझना है। पुनर्वलन भी दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होता है, सकारात्मक पुनर्वलन होता है, दूसरा नकारात्मक पुनर्वलन होता है। सकारात्मक पुनर्वलन वो होता है जैसे कि आपको प्रशंसा मिल रही है और आपको नौकरी मिल रही है, आपको भोजन मिल रहा है, और नकारात्मक पुनर्वलन जैसे आपको कि दंड मिल रहा है, आपको किस चीज़ के लिए मनाही हो रही है, तो ये एक प्रकार का नकारात्मक पुनर्वलन है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ से सीखी। और विलोपन अधिपन, रिवॉर्ड लर्निंग और पनिशमेंट लर्निंग, ये सभी जो है वो किसके उदाहरण है, तो सभी के सभी जो है वो किसके उदाहरण है, आपके सक्रिय अनुबंधन, जो इसका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसके एग्जाम्पल है। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी
जनरली रिलेट्स टू फॉलोइंग डोमेन। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव डैश क्षेत्र से संबंधित होता है। तो मानव की जो मनोविज्ञान होता है वो मानव का जो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिससे संबंधित होता है। तो जो मनोविज्ञान होता है वो देखो कॉग्निशन से तो नहीं हो सकता। तो मेरा मानना है इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो जो मनोविज्ञान जो है देखो यार कॉग्निशन से भी होता होगा, अफेक्टिव से भी होता है, मेरे को सारे ही लग रहे हैं, और बिहेवियरल। तो जो मनोविज्ञान सामान्यतः जो है वो मानव के संज्ञान से हो सकता है, भाव से भी हो सकता है, व्यवहार से भी हो सकता है। तो यहाँ भी मुझे एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है बिल्कुल सही, वो है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी की ओर आपको ज़रूर देखना है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कॉग्निशन है, अफेक्टिव है, फिर आप बोलेंगे बिहेवियर नहीं है, और ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी भी हो सकता है। तो आप यहाँ से इन चीज़ों को सीखेंगे तो जाके बात बनेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक स्टेट ऑफ फिजिक डिस्ट्रेस कैरेक्टराइज्ड बाय फियर अप्रेंशन एंड साइकोलॉजिकल एरोशल इज कॉल्ड। एक मानसिक तनाव की दिशा में जिसमें भय, संशय और तथा शारीरिक उद्वेलन मौजूद रहता है उसे क्या कहते हैं। जब एक व्यक्ति मानसिक रूप से जो है वो फिजिकली वो डिस्ट्रैक्ट होता है तो उसमें जो है वो भय रहता है, संशय रहता है, शारीरिक उद्वेलन रहता है। तो किसके कारण, तो फिर क्या रहता है उसमें, तो उसमें मौजूद रहती है चिंता। ये चिंता के कारण सारी चीज़ें होती है। तो चिंता आपको एंग्जाइटी नहीं रखनी है। इससे आपका जो है मानसिक तनाव की दिशा में जो है संशय और शारीरिक उद्वेलन जो आपको जो है वो साइकोलॉजिकल भी आप जो है वो ठीक नहीं रहेंगे। आपके अंदर भय रहेगा, आपके अंदर डर रहेगा, फियर रहेगा। तो ये किसका कारण है, ये एंजाइटी का कारण है, चिंता का कारण है। तो ये क्वेश्चन ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़रूर रिपीट हो सकते हैं, तो आप इनको गलती ना करें। अगला क्वेश्चन है कि वे शक्तियाँ जो समूह में बने रहने के लिए उत्तरदायी होती है उन्हें कहते हैं। देखिए जो समूह में बने रहने के लिए उत्तरदायी होती है उनको क्या कहते हैं। देखिए मान लो कि कोई दो शक्तियाँ और वो समूह के सदस्यों को समूह में बने रहने के लिए उत्तरदायी होती है, उनके लिए ग्रुप के लिए ऑल फोर्सेस कॉल ऑफ ग्रुप मेंबर्स टू रिमेन इन द ग्रुप इज कॉल्ड। तो इसको जो है वो सशक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा हमने कुछ देखा नहीं कि मैस्लो के अनुसार मानव व्यवहार की उच्चतम प्रेरणा है। देखिए अकॉर्डिंग टू मैस्लो द हाईएस्ट मोटिव ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज। तो मैस्लो के अनुसार मानव व्यवहार की जो उच्चतम प्रेरणा है वो क्या है। तो मानव के अनुसार जो है वो मैस्लो की जो अधिकतम, देखो पहले तो आपको मैस्लो का पूरा चार्ट पता होना चाहिए, फिर आपको कितनी 5 इसके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी, इसकी जो थ्योरी का जो नाम था वो था हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसको आप बोलते हैं अब्राहम मैस्लो की जो ये थ्योरी थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। इसको आप जो है वो क्या बोलते हैं, मानवतावादी सिद्धांत भी इसको कहीं ना कहीं कहा जाता है। सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है इसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको हायरार्की ऑफ नीड्स कहा जाता है। मैस्ली हायरार्की ऑफ नीड्स इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इसके द्वारा दिया गया था। अभिप्रेरणा का सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया था, जिसमें इसने हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में बताया था, जिसमें एक एक नीड्स अपनी बताई थी। सबसे पहले इसने जो बताई थी अपनी नीड वो कौन सी बताई थी, तो सबसे पहले बताई थी साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड्स इसने सबसे पहले बताई थी, मतलब कि जो इसकी जो शारीरिक जो आवश्यकता है वो इसने बताई थी। शारीरिक आवश्यकता के बाद इसने जो अपनी दूसरी नीड बताई थी वो कौन सी बताई थी, तो वो इसने जो बताई थी वो बताई थी सेफ्टी नीड्स। दूसरी बताई थी इसने सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की आवश्यकता। दूसरी सेफ्टी, पहली साइकोलॉजिकल, तीसरी भी पूछी जा सकती है। तीसरी है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। तो लव एंड आत्मीयता की आवश्यकता, प्यार और आत्मीयता की आवश्यकता। चौथी है सेल्फ एस्टीम नीड्स, आत्मसम्मान की आवश्यकता। और पांचवी थी इसकी सेल्फ एक्वलाइजेशन। तो ये सारी की सारी आपको याद रखनी है। तो पहली थी शारीरिक आवश्यकता, साइकोलॉजिकल नीड। दूसरी आपको मैंने बता दी, दूसरी थी इसकी सेफ्टी नीड्स जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तीसरी थी इसकी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, लव नीड्स भी आप इसको बोल सकते हैं। चौथी है सेल्फ एस्टीम नीड्स और पांचवी थी इसकी सबसे ऊपर सेल्फ एक्वलाइजेशन। तो यही पूछा है कि मैस्लो के अनुसार जो मानव व्यवहार की जो उच्चतम प्रेरणा है वो कौन सी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। इस बात को आपने याद रखना। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो अब्राहम मैस्लो की सबसे ऊपर की अवस्था थी, इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इदम अहम और परा अहम किस संरचना का भाग है। तो इदम अहम और परा अहम जो है वो किसके भाग है, किस संरचना के, तो ये तीनों के तीनों जो है वो किसके फैक्टर है, तो ये जो है तीनों के तीनों हमारे अगर बात करें तो ये पर्सनैलिटी के फैक्टर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा जो साइको एनालिसिस की जो थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड ने दी उसमें बताए गए हैं। देखिए इड का जो अर्थ होता है
इदम का जो अर्थ होगा, जिसको आप इड भी कहते हैं, ये जन्म से जो है बच्चे के अंदर होता है, ये प्लीजर से जुड़ा होता है, सुखवादी सिद्धांत होता है। और अगर बात करूँ मैं वास्तविक सिद्धांत की, तो वो होता है ईगो, जिसको आप अहम कहते हैं। ये होता है सुखवादी सिद्धांत, जो कि रियलिटी, सुखवादी सिद्धांत होता है आपका प्लीजर, और ईगो होता है वास्तविकता पर आधारित होता है, रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। और अगर बात करें परा अहम की, तो परा अहम मॉरलिटी पर, परा अहम किस पे काम करता है, तीनों पूछे गए हैं। परा अहम जो है वो नैतिक विकास पर कार्य करता है, मॉरलिटी प्रिंसिपल पर, नैतिक विकास के सिद्धांत पर कार्य करता है। तीनों आपको याद रखने हैं। इदम पर काम करता है, इड पर जो काम करेगा वो प्लीजर प्रिंसिपल पर। ईगो की बात करें तो वो काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल पर, और अगर सुपर ईगो की बात करें तो वो मॉरलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पढ़ने में कठिनाई की ओर संकेत करने वाला एक सामान्य पारिभाषिक शब्द है। ए जनरल टर्म रेफरिंग डिफिकल्टीज रीडिंग। जब आपको पढ़ने में कठिनाई आती है तो उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। अगर बात करें आपकी डिस्ग्राफिया की, तो लेखन, जब लेखन में राइटिंग डिफ़िकल्टी आती है, जब आपको राइटिंग में इसमें ग्राफ दिया है पीछे डिसग्राफिया, तो ग्राफिया मतलब आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। तो इसको कहते हैं डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया कहते हैं जब पढ़ने में दिक्कत आती है, और जब लिखने में दिक्कत आती है तो उसको डिसग्राफिया कहते हैं। और अगर बात करें अफेसिया, अफेसिया होता है लैंग्वेज डिफ़िकल्टी, भाषा विकार। जब आपको भाषा विकार होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको उसको कहा जाता है आपका क्या, उसको कहा जाता है, और ये पेपर में आ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुन ले। साइकोलॉजी की वीडियो बहुत बड़ी आज बनाई है, तो एक एक चीज़ें बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे तो जाके बात बनेगी। तो उसे अफेक्सिया कहते हैं। तो अफेक्सिया या डिसअफेक्सिया जो होता है वो क्या होता है? भाषा विकार होता है, लैंग्वेज जो डिफ़िकल्टी होती है वो होता है। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। और डिसकैलिकुलिया होता है गणित विकार। जब आपको कोई चीज़ मैथ वगैरह में दिक्कत आ रही है, गणित विकार, उसको कहते हैं डिसकैलिकुलिया। अगला क्वेश्चन है कि कोहलर द्वारा चिंपैंजी पर क्या क्या परीक्षण प्रदर्शित करता है। तो जो कोहलर ने जो चिंपैंजी पर जो परीक्षण किया था, इसको इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग या इनसाइड बाय लर्निंग या लर्निंग बाय इनसाइड भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, तो कोहलर द्वारा जो चिंपैंजी जो एक सुल्तान था उस पर जो प्रयोग किया गया था, वो जो है वो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना यहाँ पे बताता है। देखिए कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो कोहलर साहब की बात करें तो इसने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोहलर के सिद्धांत को समग्रवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब कि इसके अनुसार ये था कि जब तक समस्या सामने नहीं होगी तब तक ये यहाँ पे नहीं मानेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली चीज़ें हैं। ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि आपको परीक्षाओं में नंबर दिला सकती है। अच्छा, किस पे इसने प्रयोग किया था? तो इसने सुल्तान पर प्रयोग किया था, एक भूखा सुल्तान जो कि चिंपैंजी था। इस चिंपैंजी का नाम जो है वो सुल्तान था। इस बात को आपने याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन के बारे में पिछली कुछ वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुका हूँ, तो याद रखना। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो ये इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग है, इसके सिद्धांत के प्रतिपादक तो थे कौन? मैक्स वर्दीमर। कौन थे? मैक्स वर्दीमर। लेकिन इस पे जो प्रयोग किया था वो तो भी किसने किया था? कोहलर साहब ने किया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। और अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो एक बहुत बड़ा ऑफर मैं आपको देना चाहूँगा। आपको नोट्स में मिल रहा है 40% का ऑफ। जिसने भी ये वीडियो पूरी देखी है रात के कल 8 बजे, 23 मई 8 बजे तक हमारे नोट्स आपको 40% ऑफ के साथ मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी, 40 क्या 50% कर रहा हूँ, आपको मेरे को व्हाट्सएप पे कोड देना है, और कोड का नाम है खाली YA। तो YA कोड देना है, और इस नंबर पे कांटेक्ट करना है 7876145409। हम दे रहे हैं आपको टोटल हैंड रिटन नोट्स, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं इस परीक्षा को पास कराने में।